बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बात की थी कि जब ग्लूकोज किसी सेल में एंटर होता है तो उसके साथ जो सबसे पहला काम होता है वो ग्लाइकोलिसिस है, यानी कि उसकी ब्रेकडाउन होती है। अल्टीमेटली फाइनली पायरुवेट बनता है और पायरुवेट की फिर ऑक्सीडेशन होती है। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुवेट है और इसको बेसिकली जब तक सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं थे तो वो पायरुवेट को गैर जरूरी चीज समझते थे। वो इसको एथेनॉल में कन्वर्ट करते थे या इसको लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करते थे और उसको बाहर फेंक देते थे। लेकिन फिर सेल्स के पास जब माइटोकॉन्ड्रिया आ गए या जिन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं वो इस पायरुवेट को क्रेब्स साइकिल में ले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाते हैं और वहां पर इस कचरे से मजीद एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये पायरुवेट डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल तक नहीं जा सकता, इसको पहले कन्वर्ट किया जाता है एसिटिक एसिड में। तो 3 कार्बन वाले एक पायरुवेट को 2 कार्बन वाले एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब जो एक कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। इस दौरान इस प्रोसेस को हम डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हो रहा है और ये एसिटिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में अब एंटर हो सकता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने के लिए इसको एक हेल्पर चाहिए जिसको हम कहते हैं कोएंजाइम ए। तो कोएंजाइम ए के साथ एसिटिक एसिड जुड़ता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए को हम एक्टिव एसीटेट भी कह सकते हैं और इस दौरान में इससे हाइड्रोजन उतरकर 2 हाइड्रोजन उतर के NaDH2 बन जाता है। तो वो आपको थोड़ी सी एनर्जी इस दौरान में मिल गई पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के दौरान में। अब ये ग्लूकोज आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर हुआ, उसकी ग्लाइकोलिसिस हुई, उससे आपने ATP बनाए, NaDH2 बनाए। या तो आप इससे फर्मेंटेशन कर लेंगे और लैक्टिक एसिड वगैरह में कन्वर्ट कर देंगे या फिर इस पायरुवेट को अगर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं और सेल की सूरत हाल इस काबिल है कि वो मजीद क्रैब साइकिल के जरिए से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है जिसके दौरान एसीटेट को फर्दर उसको ऑक्सीडेशन की जाती है और उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है। इस साइकिल को इस सीरीज ऑफ रिएक्शंस को हम क्रेब साइकिल कहते हैं या सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। क्रेब साइकिल में सबसे पहला स्टेप जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसीटेट एंटर होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में, तो वो सबसे पहले रिएक्ट करता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। ऑक्सैलो एसीटेट एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड है और इसके साथ 2 कार्बन वाला एसीटेट जुड़ जाता है, नतीजे में सिट्रेट बनता है। ये सिट्रेट अब टोटल 6 कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसीटेट, 2 कार्बन वाला एसीटेट, तो ये दोनों मिलकर सिट्रेट बनाते हैं जिसके 6 कार्बन हैं। और इस दौरान में कोएंजाइम ए रिलीज हो जाता है, उसकी जरूरत पूरी हो गई। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये थी कि वो वहां साइटोप्लाज्म से खींच कर एसीटेट को माइटोकॉन्ड्रिया तक लाकर उसने छोड़ दिया। फिर कोएंजाइम ए वापस चला जाता है और वो किसी और एसीटेट को पकड़ के ला सकता है। तो यहाँ आपको दिखाया हुआ है कि कोएंजाइम ए यहाँ रिलीज हो जाता है। अब इस सिट्रेट की आइसोमराइजेशन होती है। इस दौरान में इसको 2 स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। आइसोसिट्रेट में सिर्फ एटम्स की थोड़ी सी रीअरेंजमेंट की जाती है। यहाँ आपको आइसोसिट्रेट दिखाया हुआ है, ये भी 6 कार्बन वाला ही कंपाउंड है, तो खास तब्दीली उसके अंदर नहीं आई है, सिर्फ एटम्स की रीअरेंजमेंट हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन भी वही है कि यहां से हाइड्रोजन उतारे जा रहे हैं। NAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन इसे हम कह सकते हैं, यानी कि NAD यहां अटैक करता है और हाइड्रोजन जबरदस्ती खींचकर ले जाता है। इस दौरान में एक कार्बन डाइऑक्साइड भी यहां से रिमूव होती है और एक कार्बन माइनस हो गया 6 कार्बन में से, तो 5 कार्बन वाला अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता है। यहाँ आपको 5 कार्बन वाला अल्फा कीटो ग्लूटारेट दिखाया हुआ है। एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल गई और NAD कन्वर्ट हो गया NaDH2 में। फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट की ऑक्सीडेशन होती है फर्दर उसी तरह,
और एक और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलता है, NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में और सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनता है। ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है क्योंकि अब हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो गए हैं। तो बेसिकली एसीटेट की फॉर्म में जो 2 कार्बन हम लेके आए थे वो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होके यहाँ से निकल गए और आपके पास 2 NADH2 बन गए हैं। इसी दौरान में फिर वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है और इस वाटर मॉलिक्यूल की रिलीज के दौरान फ्री एनर्जी चेंज आती है। फ्री एनर्जी चेंज से मुराद है कि एनर्जी रिलीज होती है एनवायरनमेंट में और पास ही एटीपी एडीपी पड़े हुए होते हैं, तो वो एडीपी कन्वर्ट हो जाते हैं एटीपी में। तो जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो एटीपी की फॉर्म में जबरदस्ती एब्जॉर्ब कर ली जाती है और एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल कर ली जाती है। अब आपके पास 4 कार्बन वाला सक्सीनेट आ गया है, तो इसके ऊपर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन की जाती है, इसके अंदर से हाइड्रोजन निकाली जाती है। FAD यहां पर अब अटैक करता है। FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये भी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड की तरह सेल की रिड्यूसिंग पावर है, सेल को चीजें रिड्यूस करने में हेल्प करता है और ये भी एक कोएंजाइम है। तो ये सेल का यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि सक्सीनेट को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, बाद में कहीं जाकर दूसरी चीजों को रिड्यूस कर सकता है जहां सेल को जरूरत पड़ेगी। तो इस दौरान में 4 कार्बन वाला ही फ्यूमरेट बनता है, यानी कि बेसिकली एटम्स की रीअरेंजमेंट होती जा रही है, हाइड्रोजन वगैरह उसमें से निकल रहे हैं, लेकिन अब वो कार्बन की तादाद चेंज नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास 4 ही कार्बन है और पहले हमने 2 कार्बन ऐड किए थे, 4 कार्बन वाला कंपाउंड हमने इस्तेमाल किया था यहाँ पर। अल्टीमेटली उससे 4 कार्बन वाला ही मिलेट बनता है वाटर की एडिशन से और फिर मिलेट की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है, NAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन है, यानी कि NAD अटैक करता है, 2 हाइड्रोजन मजीद निकाल कर ले जाता है, NADH2 बनता है और आपके पास ऑक्सैलो एसीटेट वापस आ जाता है। ये ऑक्सैलो एसीटेट वही है जो आपने शुरू में इस्तेमाल किया था सिट्रेट के साथ, सिट्रेट बनाने के लिए। तो एसीटेट को आपने इसके साथ जोड़ा था, तो ये साइकिल में एसीटेट को लाने के लिए इस्तेमाल हुआ था। घूम फिर के जो एसीटेट आया था वो 2 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो गया और आपके पास ऑक्सैलो एसीटेट वापस आ गया। तो साइकिल जहां से शुरू हुआ था वापस वहीं आ गया है। अब एक और सिट्रेट बन सकता है एसीटेट की एडिशन से, तो साइकिल दोबारा से शुरू हो जाता है, एक और एसिटाइल कोएंजाइम A और ऑक्सैलो एसीटेट का रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर आपको साइकिल की डायग्राम पता होनी चाहिए, आपको एंजाइम्स के नाम जरूरी नहीं है, लेकिन किस स्टेप में NADH2 बन रहे हैं, किस स्टेप में FADH2 बन रहे हैं, किस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है या ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और इसकी डायग्राम आपको पेपर में आती है बार बार, तो ये आपको पता होनी चाहिए। फार्मूलाज यहाँ पर मालूम होना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस स्टेप पे कितने कार्बन्स मौजूद हैं और उससे आप आगे कौन कौन से रिएक्शन, कौन सी चीज किस में कन्वर्ट हो रही है, चीजों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो एक दफा साइकिल आप यहाँ पर दोबारा देख सकते हैं कि एक एसीटेट कोएंजाइम A के साथ जुड़कर आया और कोएंजाइम A रिलीज हो गया, ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ एसीटेट जुड़ा और 6 कार्बन वाला सिट्रेट बना। 6 कार्बन वाले सिट्रेट को रीअरेंज करके 2 स्टेप्स में आइसोसिट्रेट बनाया गया। आइसोसिट्रेट के ऊपर NAD ने अटैक किया, उसमें से हाइड्रोजन निकाल लिए, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन कर दी और उस दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज हो गए। ऑक्सैलो अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना। अल्फा कीटो ग्लूटारेट अब 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसके अंदर से दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली गई और NAD ने अटैक करके NADH2 यहां पर इस्तेमाल बना लिए। अब आपके पास 4 कार्बन बाकी रह गए सक्सिनाइल कोएंजाइम A की फॉर्म में। यहां पर कोएंजाइम A इस्तेमाल हुआ दोबारा से, इसको कन्वर्ट किया गया सक्सीनेट में, कोएंजाइम A निकल गया और इस दौरान फ्री एनर्जी चेंज हुई जिससे आपने ADP इस्तेमाल करके ATP बना लिए। ADP को ATP में कन्वर्ट कर लिया, फ्री एनर्जी को कैच करके ATP की फॉर्म में स्टोर करके रख लिया। फिर सक्सीनेट की दोबारा से ऑक्सीडेशन हुई FAD मीडिएटेड और FAD कन्वर्ट हो गए FADH2 में और आपके पास फ्यूमरेट बना। फ्यूमरेट 4 कार्बन वाला ही है, इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हुआ तो मेलेट बन गया। मेलेट की दोबारा से ऑक्सीडेशन हुई, NAD कन्वर्ट हो गए NADH2 में और आपके पास वापस ऑक्सैलो एसीटेट आ गया जो एक और एसीटेट के साथ जुड़ सकता है
और सिट्रेट बना सकता है, तो साइकिल दोबारा से शुरू हो जाता है।